Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the conceptual basis of AIDS. So let's move to the class board. So dear students, we were discussing AIDS. So what is AIDS? It is an abbreviation of acquired immunodeficiency syndrome. डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है। हम सुनते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से भी, और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, मैट्रिक में 9th-10th में भी इसके हवाले से कुछ डिस्कशंस आई थी एड्स के हवाले से, और अभी ग्रेड 11 में भी इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि एड्स होता कैसे है। तो लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें हमने एड्स से रिलेटेड सिम्टम्स के हवाले से बात की थी, और किस तरह से ये जो है वो उनके अंदर वो ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद ये किस तरह से नॉन होमोसेक्सुअल ग्रुप के अंदर भी ये आइडेंटिफाई हुआ। फिर 1984 में एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स वाज डिस्कवर्ड, और 1986 में उस एजेंट को नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो इट्स कॉजेटिव एजेंट, उसका भी नाम लिख लेते हैं, असल सारी कहानी ही उसी की है। So the causative agent is, yes dear students, that is HIV. HIV. That stands for human immunodeficiency syndrome. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, HIV, इसके हमने मॉर्फोलॉजी की भी बात की, उसके हवाले से मुख्तलिफ तरह की हमने जो भी पॉसिबल जो इसके हवाले से रिलेटेड हमारा तो करिकुलम था उसमें भी डिस्कशन हमने की। अब डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि HIV जो है वो किस तरह से एड्स कॉज करेगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेट्स कम टुवर्ड्स इट्स लिटरल मीनिंग। एक्वायर का मतलब लाइक आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो कोई लाइक एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस वो मुझे अटैक करे, सो दिस मीन्स आई हैव एक्वायर्ड द इन्फेक्शन। तो एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का बॉडी के अंदर एंटर हो जाना, जो कि पहले नहीं थी। Naturally, it is naturally, not artificially, rather it is naturally. Immunodeficiency means the deficiency or deficient function of our immune system. Chapter number 14, उसमें last topic that is immunity, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, वहाँ पर अब मज़ीद जो है इससे रिलेटेड बात होगी। So immunodeficiency, that is based on our immune system, और जो हमारा immune system है dear students, that is based on primarily, ठीक है, जो उसके बाद जो मेजर फंक्शन है that is of the lymphocytes. क्लियर? वैसे तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स के दूसरे भी कैटेगरीज शामिल हैं, और लेकिन जो बेसिक इसमें रोल है that is played by the lymphocytes. एंड सिंड्रोम डियर स्टूडेंट्स, सिंड्रोम और इसके वर्सेस में होता है डिजीज। आमतौर पर डिजीज एक ऑर्गन को ऑन एन एवरेज, तो डिजीज किसी एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है। लाइक अगर कोई वायरस बॉडी में एंटर हुआ और किसी एक ऑर्गन को उसने इफेक्ट किया, तो उसी ऑर्गन से रिलेटेड हमें सिम्टम्स आएंगे, उसके साइंस आएंगे, उसी से रिलेटेड हमें
जो एबनॉर्मलिटीज़ जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। सो अगर एक ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है किसी भी पैरासाइट से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से या किसी फंगस से, एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिजीज, दैट इज अ डिसऑर्डर्ड स्टेट। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आए, वो इंटरनल कोई ऐसा कोई हमारे जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस चल रहे हैं उनकी माल फंक्शनिंग भी हो सकती है, उसको हम डिसीज कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन ऑर्गन्स एट अ टाइम। एक ही वक्त में एक से ज्यादा बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जब इन्वॉल्व हो जाएं और हर ऑर्गन जो इन्वॉल्व हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, वो अपने सिम्टम्स मतलब अपनी अलामात शो करे, सो दैट इज टर्म्ड एज अ सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ ब्लड की कंपोजिशन। तो बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा हूँ आज के इस लेक्चर में कि किस तरह से HIV हमारी बॉडी में एंटर होके और किस तरह से असरअंदाज होता है। फिर हम उसके एट द सेलुलर लेवल भी बात करेंगे। फिलहाल हम उसके जो है एक जनरलाइज्ड एक बर्ड्स आई व्यू देखते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट करेगा। सो मैं यहाँ पर यानी कि हमारे इस इम्यून सिस्टम में मेन रोल किसका है? द वाइट ब्लड सेल्स। वी हैव गॉट वाइट ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। Leukocytes, or which leuco means colorless and cyte means cells, or which we call as white blood cells or WBCs. क्लियर? तो ये इसके हम सिनोनिम्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स इसकी क्लासिफिकेशन पे जाएं, अब इसको इररिलेवेंट मत समझिएगा क्योंकि एक तो हमारे करिकुलम का भी पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स। तो मैं एक्चुअली आपका कॉन्सेप्चुअल इसके एस्पेक्ट्स की बात करना चाह रहा हूँ एड्स की। सो ल्यूकोसाइट्स, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की बेस के ऊपर दो तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, हमको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इनटू granulocytes and agranulocytes. क्लियर? तो नाम से जाहिर है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल जिनके साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ग्रेन्यूल्स which have granular cytoplasm. And agranulocytes, they have got clear cytoplasm. Clear? So granulocytes, they are further subdivided into three categories. ये तीन categories पे मुश्तमिल हैं. There are three types: neutrophils, number two are the eosinophils, and number three are the basophils. Clear? So that is the categorization of granulocytes. तो इनके जो बाकी इनके functions हैं, इनका क्या structure क्या है, इनका size क्या है, that will be discussed in chapter number 14. लेकिन यहाँ पर जो असल चीज़ जो ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ इनके concepts के accordingly. So the agranulocytes, there are of two types. In general, we divide them into two basic categories. Number one are the monocytes. And number two are the lymphocytes. Clear? अब हम आगे मूव करते हैं। अब जो lymphocytes हैं dear students, they are further categorized into two. ये दो तरह के होते हैं। The B lymphocytes
and the T lymphocytes. और डेफिनेटली आपने नाम तो ज़रूर सुना क्योंकि आप 9th ग्रेड पढ़ के आए हैं तो उनमें इनका जिक्र ज़रूर मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू, इनकी मजीद आगे कैटेगराइजेशन मौजूद है। into T helper cells, into T cytotoxic, T delayed hypersensitivity, क्लियर। सो ये अगेन की मजीद सब क्लासिफिकेशन है टी लिम्फोसाइट्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टी हेल्पर सेल्स की। सो टी हेल्पर सेल्स दे आर द कंडक्टर, दे आर द कंडक्टर्स, इनको कंडक्टर्स कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा का। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्केस्ट्रा का आपको पता है आमतौर पर जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं या उनके जो सीरियल्स होते हैं उनमें दिखाया जाता है कि देयर इज़ अ म्यूजिशियन, एक वो लंबे से कोट पहना हुआ होता है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है, उसको बेटन बोलते हैं, ठीक है, उसको कंडक्टर्स बेटन बोलते हैं। और उसके सामने को 15-20 म्यूजिशियंस बैठे होते हैं, किसी के पास हारमोनियम है, किसी के पास वायलिन है, किसी के पास गिटार है, मुख्तलिफ तरह के मतलब के। और वो कंडक्टर बेसिकली उसके सामने वो म्यूज़िक के जो सी वो इंस्ट्रूमेंट्स की वो सारी तरतीब उस सॉन्ग की या जो भी वो बजाना चाह रहे हैं उसकी वो मौजूद होती है, वो उसको रीड करता चला जाता है और फिर वो जो बेटन स्टिक है, स्टिक उसकी मदद से सबको वो तरतीब के साथ उसको देखते हुए ऑर्डर करता जाता है और उसी ऑर्डर के तहत वो सारे जो म्यूजिशियन सामने बैठे होते हैं वो उस स्टिक के मूवमेंट की बेस के ऊपर वो अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करते हैं। क्लियर? ये ज़रा ये एग्जाम्पल ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जो इम्यून सिस्टम है ये एक ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है। उसी तरह से वो 15-20 म्यूजिशियंस हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, ऑल दीज आर द इम्यून सेल्स। और इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका कंडक्टर। जैसे वो एक सिंगल पर्सन जो लंबे से कोट वाला, आमतौर पर उसने कैप पहनी होती है और उसके हाथ में वो बेटन होती है, तो उसकी मदद से वो ऐसे वो यानी कि इशारे कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। तो जब तक वो किसी म्यूजिशियन की तरफ स्टिक ना करे, वो म्यूजिशियन कभी भी वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको प्ले नहीं करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, द टी हेल्पर सेल्स, लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के जो टी हेल्पर सेल्स हैं, दे आर द कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। जब तक ये किसी की ड्यूटी या किसी की तरफ जो है वो इशारा नहीं करेंगे, मींस इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो जब तक ये किसी की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई भी सेल जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, हमारा इम्यून सिस्टम का, वो अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। लाइक जस्ट आपको बताता चलो, न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसाइटोसिस करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की। इओसिनोफिल्स ये पैरासाइट्स को किल करते हैं और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को डीएक्टिवेट करते हैं। बेसोफिल्स ये दो तरह के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, हेपारिन एंड द हिस्टामिन। अब हिस्टामिन इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है और जो हेपारिन है दैट इज बेसिकली एन एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जब तक ब्लड रहेगा उसको वो क्लॉट नहीं होने देता। इसी तरह से मोनोसाइट्स ये मिलकर बड़े बड़े सेल्स बना देते हैं, विच आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी फैगोसाइटोसिस ये करते हैं। छोटे पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स के जिम्मे, बड़े पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस मोनोसाइट्स, यानी कि ये मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रोफेज, उसके जिम्मे। इसी तरह से फिर बी लिम्फोसाइट्स ये बनाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स, और प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म द एंटीबॉडीज। और इसी तरह से फिर ये सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन। सो असल में इन सब को गाइड कौन कर रहा है, मास्टर की कौन है इसकी? द मास्टर की इज द टी हेल्पर सेल, दैट इज द मास्टर की, दैट इज द कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। जब तक ये ड्यूटी नहीं लगाएगा इम्यून सिस्टम का, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का कोई भी सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो होता क्या है,
तर होता ये है डियर स्टूडेंट्स कि दिस इज HIV, ये HIV है, द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर लोकेटेड ऑन आइदर मोनोसाइट्स और ऑन द टी हेल्पर सेल्स, लिम्फोसाइट्स में टी हेल्पर सेल पे खास तौर पर। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये काबू ही इसी को करेगा, मतलब इसी के ऊपर जाकर के अटैच करेगा, इसी के ऊपर जाकर जो है वो एड्सॉर्प्शन करेगा, पेनिट्रेशन करेगा। तो डियर स्टूडेंट, जब ये वाला सेल काबू पा गया, ठीक है, इसके ऊपर उसको पकड़ लिया आपने, जो मेन मास्टर है इसका, मास्टर है जो मेन कंडक्टर है, जब ये पकड़ा गया है तो अब ये किसी को भी इशारा नहीं कर सकता। तो जब किसी को भी इशारा नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इट गेट्स डाउन। तो आपने उसमें 5वां सिम्टम क्या पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर था, दैट द जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, कि अगर खांसी नज़ला जुकाम भी हो गया तो अब जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारी इम्यून फोर्स है, ये काम नहीं करेगी, ये एक्टिवेट नहीं होगी उन इन्फेक्शियस एजेंट्स के खिलाफ। तो क्या होगा, खांसी नज़ला जुकाम भी हमारे लिए खतरनाक हद तक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी इसके जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान अच्छा खासा पहुंचा सकती है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से टी हेल्पर सेल को ये काबू कर रहा है। क्लियर? सो द मास्टर की इज इन द हैंड ऑफ दिस HIV, वो इसके पास आ चुकी है। अब क्या होगा, ये एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, टी हेल्पर को। अब इसको इन्फेक्ट किया, इसके जीनोम को भी इन्फेक्ट करेगा और फिर यहाँ से निकलता चला जाएगा और दूसरे टी हेल्पर सेल जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं उनको पकड़ता आ जाएगा। आहिस्ता 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 ये क्या करते चले जाएंगे, जितने भी टी हेल्पर सेल्स हैं उनको काबू करना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे ये टी हेल्पर सेल्स काबू में आना शुरू होंगे तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे जो इम्यून सिस्टम है दिन ब दिन वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब इम्यून आपका सिस्टम जो है, यानी कि इम्यूनिटी हमारी डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे फिर आप किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन को भी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? लास्ट में एक चीज रह गई थी इस एड्स के हवाले से, दैट इज इट्स ट्रांसमिशन। बाकी जो इसके सेलुलर लेवल पे ये टी हेल्पर सेल पे क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे, द लाइफ साइकिल और इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV के नाम से। सो द ट्रांसमिशन ऑफ HIV मीन्स के ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये खतरनाक वायरस, ये दिखने में बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा लगता है क्योंकि उसके भी स्पाइक्स हैं, उसके वो भी एनवेलप्ड है, वो भी RNA वायरस है, ये भी RNA वायरस है। क्लियर? सो ये बिल्कुल उसी तरह से दिखने में लगता है। सो डेंजरस वायरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरसेस। अब तक इसके खिलाफ वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सो द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो ट्रांसमिशन की जहां तक बात है, नंबर 1 इट इज, ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, बाय फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद, लेकिन अब ये हाफ है, दिस इज हाफ, विद इन्फेक्टेड पर्सन। लेकिन यहां पर हम किस इन्फेक्टेड पर्सन की बात करें डियर स्टूडेंट्स? HIV के साथ जो इन्फेक्ट हो चुका है। अगर कोई भी शख्स जिसको HIV हो चुका है उसके साथ किसी भी तरीके से जो सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाएगा, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके हवाले से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ऐसी बातें बिल्कुल क्लियर कट हो सामने आनी चाहिए ताकि किसी के दिल में कोई मुगालता ना रहे। तो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है विदाउट एनी फिजिकल बैरियर, किसी फिजिकल बैरियर के बगैर अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाएगा तो ये उससे फैल जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एड्स है ये बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनके अंदर भी सेक्रेट होता है, लाइक इन द सलाइवा, लाइक इन ब्लड, लाइक इन द मेमोरी ग्लैंड्स, के अंदर जो मिल्क होता है, मां का जो दूध होता है, उससे भी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो और अगर उसके पास कोई उसका लाइफ पार्टनर है, मतलब इफ ही और शी इज मैरिड, तो जरूरी नहीं है किसी एक को हो।
सो मतलब कि सिर्फ मेल्स को ही हो, फीमेल्स को भी होता है। तो अगर किसी एक पर्सन को है और अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं और इफ दे आर हैविंग फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कि दे आर नॉट यूजिंग द फिजिकल बैरियर, तो अगर फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखा जाएगा तो उससे फैल सकता है। या फिर वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर तो हमने पहले बात कर दी, वो तो एक बीमारी है, दैट इज अ सिकनेस। मेडिकल साइंस हैव प्रूव्ड इट दैट इज अ मेंटल सिकनेस। अल्लाह ताला ने इस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए मेल और फीमेल्स बनाए, अपोजिट जेंडर बनाया। तो जो लोग सेम जेंडर से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं, बेसिकली दे आर मेंटली सिक। ठीक है, द मेडिकल साइंस दैट हैज प्रूव्ड इट। सो किसी भी तरीके से ये फैल सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है और फ्री सेक्सुअल। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, एड्स इट इज इन द लिस्ट ऑफ STDs, इट इज इंक्लूडेड इन STDs, the sexually transmitted disease। उसकी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, उनमें से एक एड्स भी है, जिसमें सिफिलिस है, जिसमें गोनोरिया है, जिसमें देयर इज हेपेटाइटिस, उसकी कुछ इकसाम हैं, और इसके अलावा HIV, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। क्लियर? सो ये उसकी लिस्ट में मौजूद है। नंबर 2, बाय feeding through mammary glands of an infected mother। infected mother, अगर कोई माँ जिसको HIV हो चुका है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके, क्योंकि दूध क्या है, मिल्क क्या है, मैमरी ग्लैंड से निकलने वाले जो सेक्रीशन है वो बॉडी फ्लूइड है, तो उसके अंदर ये सेक्रेट होगा और उससे बच्चे को एड्स हो सकता है, HIV उसको ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से ड्यूरिंग डिलीवरी द इन्फेक्टेड मदर can transmit HIV into newborn। ठीक है, तो अगर माँ के पेट में बच्चा, उसके डिलीवरी का टाइम हो चुका और वो डिलीवर हो रहा है, बर्थ कैनाल से निकल रहा है, चूँकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वहाँ पर हमने बात की कि उसमें से प्रोडक्टिव ऑर्गन से बर्थ कैनाल में से निकलेगा, उस दौरान उसकी जो उनसे ओरल कैविटी या आइस के ज़रिए ये उसमें एंटर हो सकता है और उस बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन कौन सी डियर स्टूडेंट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा शख्स जिसको HIV है, उसके अंदर HIV मौजूद है, और उसके ब्लड अगर किसी को डोनेट कर दिया जाए तो डायरेक्टली इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द पर्सन। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो मोड्स हमें पता चल चुके हैं ये किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इन्हीं चीज़ों को जो है इनके ख्याल रखा जाएगा, इन चीज़ों से बचा जाएगा, तो बहुत आसानी के साथ इस बीमारी से बचा जा सकता है, जो कि अब तक ला इलाज है। स्टिल नाउ, टिल टुडे इट इज़ नॉट क्योरेबल। क्लियर? तो इसके ये प्रिवेंटिव मेजर्स ही इसके लिए सबसे बेहतर हैं। एक और तरीका, वन मोर वे इज बाय यूजिंग इन्फेक्टेड syringes of injections। ऐसा शख्स जिसको HIV है, और पेरिफेरल एरियाज में ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कभी कि डॉक्टर क्या कहते हैं, या क्वैक्स, असल में वो डॉक्टर नहीं होते, क्वैक्स होते थे, अताई डॉक्टर, जो कि डॉक्टर असल में नहीं होते, तो वो एक ही सिरिंज के साथ एक मरीज को इंजेक्शन लगाया, फिर उसी से दूसरा इंजेक्शन भरा, दूसरे को लगा दिया, तीसरे को लगा दिया, चौथे को लगा दिया, जब तक वो उसकी नीडल टेढ़ी नहीं हो जाती तब तक वो लगाते रहते थे। और इस तरह से ये भी बहुत फैला है डियर स्टूडेंट। वो किस तरह से कि वो अगर उनमें से कोई एक शख्स भी इन्फेक्टेड हुआ HIV से, तो क्या होगा कि उससे, चूँकि पियर्स होता है ये अंदर, बॉडी के अंदर ये जाती है, नीडल होती है सिरिंज की, तो वो ट्रांसमिट कर सकती है।
ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को। और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम, जैसा कि आप में से जो जितने भी मेल स्टूडेंट्स इस टाइम बैठे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स आप यू विल बी यूजिंग, कईयों को दाढ़ी मूंछ आ चुकी होगी क्योंकि ये एज ऐसी है। तो अगर आप बाहर जाएं किसी बार्बर की शॉप पे अपने बाल बनवाने के लिए या शेव करवाने के लिए या हाथ बनवाने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स मेक इट श्योर कि वो जो इसमें जो ब्लेड इस्तेमाल हो रहा है वो न्यू ब्लेड है, उसमें डेटॉल डला हुआ था, उसके साथ उन्हें अच्छी तरह साफ किया, या फिर आप एहतियातन अपने साथ डिस्पोजेबल आजकल वो रेजर्स मिलते हैं वो साथ में ले जाएं। कोशिश करें घर पे, नहीं हो सकती तो जहाँ पर भी जाना तो ये एहतियात ज़रूर करें। सो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक ऐसा शहर मौजूद है, मोस्ट प्रॉबली इट इज़ गुजरात, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस दिखने को आए HIV की। तो जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि वहाँ पर एक बार्बर था, ठीक है, ही वॉज इन्फेक्टेड, और वो एक ही सिरिंज उससे रेजर से सबकी वो खत और बाल वो बनाया करता था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा उस इलाके के जो लोग हैं वो उससे HIV से इन्फेक्ट हो गए। सो बी इसमें आप कॉशियस, ठीक है, अबाउट दैट, इन सारे वेज से देख सकते हैं। हाँ, बाकी आप HIV के पेशेंट के साथ खाना पीना खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, अगर साफ़ हैं तो, मतलब कि इस तरह की वो कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द वेज विच इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि HIV किस तरह से हमारे ल्यूकोसाइट्स को इफ़ेक्ट करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।